गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। हाँ, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात। राधे राधे सर। बिल्कुल। जय श्री कृष्णा भी कह दिया करो, केवल राधा की ही याद आती है। हर हर महादेव। तो पीछे का रिवाइज कर लिया सभी लोगों ने? जब पीछे का पढ़ रहे हो, रिवाइज हो रहा है ना? नहीं, भूल जाएगा सब। किसी का किसी में कर दोगे और किसी का किसी में, कहानी ना पता चलेगी कौन कहाँ था। हाँ, तो दो डायनेस्टी हो चुकी हैं। एक डायनेस्टी आपकी हुई है गुलाम वाली, और दूसरी हुई है आपके खिलजी। बारिश बहुत हो रही है। अब उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी? तुगलक। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। भारत में पहला आक्रमण किसने किया था ऋषभ? इंडो यूनानी या डेरियस? बताओ भाई। भारत में पहला आक्रमण किसने किया था, इंडो यूनानी या डेरियस ने? डेरियस ने किया था, ठीक है। इंडो यूनानी का आक्रमण तो तुम्हारा हुआ है अरे, इंडो यूनानी का मतलब ही उसी में तो डेरियस है। इंडो यूनानी में ही तो डेरियस है भाई। 512 के आसपास जब इसने आक्रमण किया है, तो सिकंदर का आक्रमण बाद में हुआ है। तो डेरियस पहले किया हुआ है, ठीक है। डेरियस पहले किया हुआ है। 512 के आसपास हो गया। चलिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा तुगलक वंश है, इसमें भी कई शासक होंगे। तो लेकिन पढ़ना सब नहीं है, देखो। तुगलक में तो बहुत सारे नाम आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि इनके नाम कभी आते नहीं। 3 या 4 शासक हैं तुगलक वंश में। 4 हैं टोटल जो मेन है। वैसे तो टोटल 9 शासक हैं, लेकिन वो 9 शासक में कोई 1 साल रहा है, कोई 6 महीने रहा है, कोई 7 महीने रहा है, निपट गए सब। मेन है 4 शासक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पहला है गयासुद्दीन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक जिसने नींव रखी है तुगलक वंश की। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, जो काफी फेमस नाम है, जो उसका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का। और फिर एक इम्पॉर्टेंट नाम है इसमें आपका, फिरोज शाह तुगलक। FST बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चचेरा भाई है मोहम्मद बिन तुगलक का। और अंतिम शासक की हम बात करेंगे, नासिरुद्दीन महमूद की। तो हम लोग 4 शासक की बात करेंगे। एक गयासुद्दीन तुगलक, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक, और एक लास्ट आएगा नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ये टोटल 4 है टोटल 9 शासक, है ना। इनके बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए आएंगे, आएंगे चले जाएंगे, मार दिए जाएंगे, इस तरह से वो खत्म हो जाती कहानी। तो कोई उन लोगों ने कोई बढ़िया काम नहीं किया, इसलिए उनको याद नहीं रखा जाता है, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया कि जब खिलजी डायनेस्टी खत्म हो रही थी, तो खिलजी डायनेस्टी में सबसे लास्ट जो शासक है वो कौन है? तो खिलजी डायनेस्टी में जो सबसे लास्ट शासक रहता है वो कौन रहता है, जिसको मार करके फिर ये तुगलक वंश की स्थापना होगी। तो सबसे अंतिम शासक जो है वो है आपका खुसरो खां। खुसरो खां है, ठीक है। इसकी हत्या कर देगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ही था, मतलब उसकी सेना में ही था गयासुद्दीन तुगलक। और इसको वो पश्चिम सीमा दी गई थी, उत्तर पश्चिम सीमा, जिधर से मंगोल आक्रमण होता था। तो उन मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए इसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये उधर ही था। खुसरो खां को ये मारता है, गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 1320 में बैठता है। 1320 से 1325, 5 साल का इसका शासनकाल है, बहुत ज्यादा नहीं रहता। और इसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, गाजी मलिक। तो गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम है गाजी मलिक, ध्यान रखिएगा। गाजी मलिक किसको कहते हैं? इसको। और मंगोलों को भगाने के कारण इसको एक उपाधि दी गई। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मलिक उल गाजी की। कौन सी उपाधि मंगोलों को भगाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी? मलिक उल गाजी। तो गयासुद्दीन तुगलक को शॉर्ट में हम लोग जीएसटी बोलेंगे, ठीक है। जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक। अब बाबा गयासुद्दीन ने जीएसटी बोल देंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी बोल देंगे, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी बोल देंगे, ठीक है, शॉर्ट में, आप समझ जाना। तो यहाँ से ये बातें समझ में आ गई। तो गाजी आपको हम पीछे बता चुके हैं क्यों उपाधि मिलती है। गाजी उन तभी उपाधि दी जाती है जब आप अपने धर्म को छोड़कर, जैसे इस्लाम में अगर वो लोग थे तो उसको छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों को जब ये मारते थे या उनको बड़े पैमाने पर भगा देते थे, तो उनको एक उपाधि दी जाती थी, गाजी। तो गाजी सबको उपाधि नहीं दी जाती थी, जो बहुत बड़े स्तर पर ऐसा काम करता था उसको गाजी की उपाधि दी जाती थी। तो गयासुद्दीन तुगलक को भी एक गाजी की उपाधि मिली है, उसको बोला गया है मलिक उल गाजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ ले कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का मतलब जब दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा है तो उस समय का अकबर किसको कहा जाता है? ऐसा एक क्वेश्चन और आता है, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो इस तरह कुछ पॉइंट आएंगे। तो अगर ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है, जीएसटी को ही कहा जाता है अकबर उस समय का, ठीक है। देखो ऐसा क्यों किया, सबसे बड़ी बात क्या थी कि अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल चल रहा था तो उसने बहुत कठोर नियम लगा दिए थे, बहुत हार्ड, और बहुत अत्याचार किया था। एक तो टैक्स उसने बहुत सारे लगा रखे थे, जनता बहुत परेशान हो चुकी थी। तो जब गयासुद्दीन तुगलक आया तो इसने क्या किया कि उसने उन करों को कम कर दिया, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया, और जो नियम थे उसको बहुत सिंपल बना दिए, मतलब उतना कठोर नहीं रखा। अब जैसे टैक्स है तो जो 50% ले रहा था वो आधा अलाउद्दीन खिलजी, इसने उसको 1/5 कर दिया। मतलब अगर आपके पास 5 रुपए है तो आपको केवल 1 रुपए ही देना होगा, ठीक है। जबकि आवाज नहीं आ रही क्या? अरे तो सर आज बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। हाँ तो तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा, मेरा तो चल ही रहा है। हाँ ठीक है। तो फिर इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसने टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था। अगर 2 रुपए आपके मान लो 5 रुपए है तो 5 रुपए में 2.5 रुपए लेता था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने क्या किया, उस 5 रुपए को कम करके 1 रुपए कर दिया। मतलब 5 रुपए अगर आपके पास है तो वो 1 रुपए लेगा केवल। तो इस तरह से उसने उसको रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्रूर नहीं था, ये मत समझना बिल्कुल, ठीक है। क्रूर सभी हैं, तो अच्छा कोई शासक नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत काम कर दे रहे थे लोग, जिसकी वजह से इन लोग को थोड़ा मिल जा रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा सा इसने चीजों को नॉर्म बनाया और उस तरह से करा। अब एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने सिंचाई वगैरह के लिए नहरों का निर्माण करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी, जिसने नहरों वगैरह का निर्माण शुरू करवाया था। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है ना, ना रोका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इसके लिए। दूसरा, अगर आप दिल्ली के बारे में जानते होंगे तो दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद जो है, अ, तुगलकाबाद का जो कहा जाता है कि स्थापना है शहर का, तो वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो स्थापना स्थापना नहीं करवाया था, नाम बदल दिया था, अपने नाम पर उसने तुगलकाबाद रख दिया था, शहर तो पहले से भी था, तो बस वो उसने उसको रख दिया। तो इस तरह हिस्ट्री में इसको कहा जाता है कि उसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। स्थापना कुछ नहीं किया था, शहर तो पहले से थे, लोग पहले से रह रहे थे, नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें चल रही थी। अच्छा, तो दो इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान रखने एग्जाम के लिए, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने, भाई पढ़ेंगे हम यही। दूसरा, नहरों का निर्माण शुरू किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। गाजी मलिक की उपाधि मिली थी, मंगोलों को हराने के कारण इसको मलिक उल गाजी की उपाधि मिली थी। तीन चार ही गिने चुने पॉइंट है जो इसके लिए याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब समझो जरा मृत्यु कैसे हुई। तो ये बंगाल अभियान पे निकला था गयासुद्दीन तुगलक, और वहां से वो लौट रहा था। ठीक है, और इसी समय एक सूफी संत हैं, आपको हमने बताया उन सूफी संत का नाम, निजामुद्दीन औलिया, जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं, वो इस शासनकाल के दौरान है, जिन दिल्ली में इनका दरगाह है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है, आपको पता है, हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि 1238 से लगभग 1325 तक का शासनकाल था इनका, मतलब जिंदा थे। तो अब सोचो कि 1238 से 1325 है, तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल क्या है, 1320 से 1325, मतलब निजामुद्दीन औलिया है इस समय। ठीक है ना। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, असल में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक जो उनका बेटा है, ध्यान रखिएगा कहानी, मोहम्मद बिन तुगलक जो जीएसटी का बेटा है, एमबीटी जो जीएसटी का बेटा है, वो इनका शिष्य बनता है या इनको बहुत मानता है, निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया इसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम शासक बनोगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं, और ऐसा ही अनाउंस भी कर देते हैं निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया की बहुत बड़ी शख्सियत थी उस समय, अपने मतलब जो भी मुस्लिम वगैरह थे उनके में, तो हर कोई मानता था वैसे। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान पर गया था, तो वहां से वो तुरंत भागा भागा लौटा कि कहीं मेरा पत्ता न कट जाए और एमबीटी को ही बैठा दिया जाए। तो वो लौटता है, तो तुगलकाबाद से कुछ दूर पहले ही एमबीटी ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, और लकड़ी का महल बनवाया था, तो उसको जब जीएसटी वहां से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो उसको कहा कि तुम कुछ देर आराम कर लो इस महल में। तो उस लकड़ी के महल में जीएसटी रुक गया, वो जैसे ही रुका पूरा महल गिर गया, पूरा महल ही गिर गया, और जीएसटी निपट गए। तो बाप को किसने मार दिया, बेटे ने, क्यों, सत्ता का खेल चल रहा है। एमबीटी ने, अब अलग अलग इतिहासकारों का मत यही है, लेकिन महल बनवाया गया था, और वो महल इस तरह से था कि जब वो जीएसटी उसमें रुकता है, वो पूरा महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, एक आध काम कर पाता है, बस वही जो टैक्स वगैरह रिड्यूस करना, और दूसरा वो नहरों का निर्माण करना, ये इसके पास था। ठीक है, और ये सब, तो इसका मकबरा बना है आपका तुगलकाबाद में। तो जिस शहर की स्थापना की थी वही इसका आपका दिल्ली के पास है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा, इनकी कहानी खत्म। अब अच्छा, एक काम इसने और किया था, याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, खालसा भूमि बढ़ा दी थी, अगर आपको याद हो, इक्ता खत्म करके खालसा भूमि बढ़ा दी थी। तो इसने क्या किया, एक काम कि वापस जो भी जमीनें थी सबको दे दी गई थी, जो भी जमींदार थे, जो हिस्सेदार थे, इन सबको वापस कर दिया था उसने। ये काम किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, जीएसटी समझ में आया सबको, गयासुद्दीन तुगलक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत गयासुद्दीन तुगलक के लिए। उसके दो मेन काम बताइए क्या था, गयासुद्दीन तुगलक का दो मेन काम। पहला, सबसे पहला सल्तनत का सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाना शुरू किया था। दूसरा, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था, जो टैक्स लगाए गए थे, और जो जमीनें थी वो लगभग वापस कर दी गई थी जिनकी थी। इस तरह से काम हुआ था। अच्छा, अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक खत्म हो गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठेगा गद्दी पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, एमबीटी कौन है आपका, ये है जीएसटी का बेटा, सबसे विद्वान शासक। अगर पूरे सल्तनत में पूछा जाए कि सबसे विद्वान शासक कौन है,
वो है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान, कई सारे विधाओं का ज्ञाता, आयुर्विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, मतलब लगभग इसको हर तरह की विद्या आती थी जो जिस चीजों के इसने अध्ययन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया अपने पूरे शासनकाल में, एक आध ये दोनों शायद मोहम्मद बिन तुगलक और ये जो दूसरा आएगा फिरोज तुगलक, ये ज्यादा क्रूर हैं दूसरों के प्रति, ठीक है, अपनों के प्रति नहीं, दूसरों के प्रति। लेकिन इसको ज्यादातर उसके दूसरे कामों से नहीं जाना जाता, इसको ज्यादातर जाना जाता है इनके बेवकूफी वाले कामों से। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे बेवकूफी वाले कामों से बनते, तो हम उसकी बात करेंगे जो इसने बेवकूफियां की, ठीक है। तो हाँ, बहुत विद्वान, इसमें कोई दो राय नहीं थी, सोचता बहुत आगे की था, मतलब अपने समय से आगे की सोचता था ये एमबीटी। बट वो गड़बड़ हो जाती थी उसकी हर बार, दिक्कत यही थी। और सबसे पहले बात करते हैं, गति में बैठा तो इसने कुछ निर्णय लिए, यही क्वेश्चन बनता है। मेन 5 निर्णय है, आप अगर एमबीटी को 5 निर्णय याद कर लोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। एमबीटी मतलब कुछ ज्यादा है ही नहीं, 5 निर्णय जो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला निर्णय इसने क्या लिया, डिसीजन, दोआब क्षेत्र होता है। दोआब क्षेत्र अगर आपको समझ नहीं है तो हम बता देते हैं, दो नदियों का जहां मिलन होता है उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब क्षेत्र। जैसे प्रयागराज संगम, यहाँ पर आपका जैसे गंगा यमुना कहा जाता है, सरस्वती का मिलन ये है, तो ये दोआब का क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये। तो कन्नौज से लेकर के जो गंगा की वादी है, गंगा के किनारे जितने क्षेत्र पड़ते हैं, चाहे आपका ये बनारस से लेकर के प्रयागराज का हो, कन्नौज हो, पटना से लेकर के इधर का क्षेत्र हो, तो ये सब बहुत जो है उपजाऊ क्षेत्र माने जाते थे। तो दोआब क्षेत्र उनको कहते हैं जहां पे दो नदियों का मिलन होता है, उसके आसपास का क्षेत्र होता है। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि दोआब के क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं, तो क्यों ना मैं टैक्स बढ़ा दूं। तो एमबीटी ने टैक्स बढ़ा दिया, जबकि इसके पिता ने टैक्स कम कर दिया था। तो एमबीटी ने पहला डिसीजन लिया, दोआब के क्षेत्रों में जो उपजाऊ क्षेत्र थे वहां पे टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया सीधे। अब जितनी उपज होगी आपको उसका 50% देना होगा। काम इसने अच्छा किया क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था, बहुत सब कुछ था, बट इसके साथ हो गई गड़बड़। उसी समय पड़ गया अकाल। इसने निर्णय तो सही लिया लेकिन प्रकृति ने धोखा दे दिया। ठीक उसी समय पड़ गया अकाल, किसान हो गए बर्बाद। अब किसान हो गए बर्बाद तो देंगे कहाँ से टैक्स। बहुत त्राहिमाम मच गया, जनता इनके खिलाफ हो गई, भैया टैक्स कम करिए। ठीक है, यह निर्णय इसका गलत हो गया। टैक्स इसने कम क्या किया, इसने फिर लोन वगैरह भी दिया। इतना खराब नहीं था जनता के प्रति, हाँ थोड़े से दूसरे धर्मों के प्रति ज्यादा खराब था। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या किया कि उसने फिर लोन भी दे दिया, मतलब चलो तुम लोगों के पास अगर दिक्कत है तो हम लोन भी देंगे। तो ये भी एक काम किया उसने। तो इस तरह से चीजें हुई। तो पहला डिसीजन गड़बड़ हुआ। दूसरा डिसीजन इसने लिया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन। दौलताबाद ये वही दौलताबाद है जिसको देवगिरी कहा जाता था पहले, और बाद में चलकर इसको दौलताबाद रख दिया गया। तो देवगिरी की ही बात हो रही है जो दौलताबाद है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा डिसीजन इसका था, इसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर दिया। ठीक है, कई रीजन है। कई शासक कहते हैं कि बहुत सारी जनता इसके खिलाफ थी तो इसको असम्मान पूर्वक पत्र लिखा जाता था, इस वजह से परेशान होकर लिख गया, लेकिन ये सही नहीं है। ये वाली कहानी गड़बड़ है। इसकी जो मेन कहानी वो ये है कि जो देवगिरी या महाराष्ट्र है दौलताबाद का, ये सेंटर में पड़ता है। अगर आप देखो महाराष्ट्र में तो साउथ की तरफ भी पड़ेगा और नॉर्थ की तरफ भी पड़ेगा। तो ये एक सेंटर क्षेत्र है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप साउथ को भी कवर कर सकते हो और नॉर्थ को भी कवर कर सकते हो। तो उसका मेन रीजन था कि मैं यहाँ बैठे बैठे दक्षिण भारत को भी जीतूंगा और दक्षिण भारत में भी शासन करूंगा। अब दिल्ली से दक्षिण की तरफ जाना थोड़ा टफ था। ये एक रीजन था जिसकी वजह से उसने दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी, जहां से वो आसानी से उन पर हुकूमत कर सके। ठीक है, अच्छा, बट ये निर्णय भी गलत हुआ क्योंकि जब दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया गया तो बहुत सारे लोग वहां पर गए और बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि धन खर्च हुआ, है ना। माहौल वहां का सही नहीं था, मौसम थोड़ा डिफरेंट था। तो वहाँ के जो दरबारी थे उसके और जो भी लोग थे वो बहुत खुश नहीं थे, नाराज थे, बहुत परेशान रहते थे कि कहाँ आप हमको ले आए। तो ये कुछ रीजन था। तो कुछ समय के बाद ये वापस दिल्ली वापस लौटता है, मतलब दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। ये कहानी चल रही है आपकी 26-27 के आसपास की, 1326 और 1327 लगभग 27, मतलब शासन के 2 साल के आसपास की है। तो 1326 और 1327 के आसपास की बात चल रही है। 1325 में गद्दी पे बैठा था वो।
बट जब खुश नहीं होते तो वापस दौलताबाद से दिल्ली आ जाता है। तो ये एक और मूर्खतापूर्ण काम। एक तो आप दिल्ली से दौलताबाद गए, जब कुछ न बना तो आप फिर दौलताबाद से दिल्ली। तो एक तो परेशान हो रहा है और धन खर्च हो रहा है, तो ये निर्णय भी इसका गलत हुआ, परेशान होगा सभी। तीसरा इसने लिया सांकेतिक मुद्रा। एक सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई। इसके शासनकाल में चांदी, सोने चांदी की कमी हो गई, खजाने में सोना चांदी रहा ही नहीं, बड़ी दिक्कत हो गई। तो अब सिक्के चलेंगे किसके? तो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? जैसे जैसे हमारे राज्य में चांदी का सिक्का चल रहा है, तो हम एक्चुअल में चांदी का सिक्का नहीं चलाएंगे। चांदी के सिक्के को हम रख लेंगे क्योंकि उसकी कमी है, और इस चांदी के सिक्के की जगह हम किसी और धातु का सिक्का चलाएंगे। जैसे एमबीटी ने तांबे और पीतल का सिक्का चलवाया, और उस तांबे के पीतल के सिक्के बनवाए, और उसकी जो वैल्यू रखी वो चांदी के सिक्के के बराबर रखी। चांदी को उसने इकट्ठा करवा लिया क्योंकि चांदी की कमी हो रही थी, तो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा। लेकिन उसने कुछ सिक्के बनवाए जो तांबे और पीतल के बनवाए, जिनकी वैल्यू उसने किसके अकॉर्डिंग मानी? चांदी के सिक्के के बराबर ही मानी। तो वैल्यू उसने उसी को दिया कि चांदी के सिक्के के बराबर ही है। बट दिक्कत क्या हो रही? इसने ये तो लागू कर दिया कि चलिए सांकेतिक मुद्रा है, हम तांबे और पीतल के सिक्के भी लेंगे, ठीक। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इसने डिसीजन उस तरह का नहीं लिया जो प्रशासनिक स्तर पर है, जिसकी एक दिक्कत हुई। टकसाल जो होते हैं ना, टकसाल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, वो जाली टकसाल बन गए। मतलब घर घर लोगों ने टकसाल बना लिया सिक्के ढालने का। अब आप जब उसको बहुत सही तरीके से नहीं करेंगे तो इस पे उसका कंट्रोल रहा नहीं, तो हर आदमी के घर में टकसाल बन गया। अब टकसाल बन गया तो ढेर सारे सिक्के हो गए, सब तांबे और उसके। तो अब एक बात बताइए कि अब हम आपके घर जाएंगे, राजा के लोग आपके घर जाएंगे और आपसे कहेंगे लगान दीजिए, तो अब आप लगान कौन सा देंगे? ओरिजिनल सिक्का तो देंगे नहीं, क्योंकि हर घर में टकसाल बन चुका है, और हर घर में अगर टकसाल बन चुका है तो सबने उसका जाली सिक्का बना रखा है। तो जितना लगान था, जितना टैक्स था, सब जाली सिक्के से होने लगा। अब जाली सिक्के का मतलब हो गई गड़बड़। ये डिसीजन भी खतरनाक हो गया उसका। सब जाली सिक्के पहुंच गए उसके खजाने में। जब मेन तांबा वामा तो था ही नहीं, सब जाली बने थे, तो जिसमें धातु थी ही नहीं। हो गई दिक्कत इसकी बहुत सारी। एमबीटी ने कहा कि लो, ये भी खत्म हो गया मेरा। इनने फिर इस निर्णय को वापस लिया और फिर से वही गड़बड़ हुई। तो जो नागरिक थे वो परेशान हो गए, एक तो तुमने ये डिसीजन लिया, और ये इसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना है जी, तुम लोग दिमाग बहुत लगाते हो। तो अब यहाँ से ये बात हुई, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अब सारे जो सिक्के वगैरह थे, सब कुछ थे, वो राजघराने के बाहर ही, मतलब जो राजा था एमबीटी, उसके घर के बाहर ही सब इकट्ठा कर दिए गए। सब फेंक के चले जाते थे कि लीजिए आप ही रख लो, आपने ये करवाया तो आप रखो सारा सिक्का। ये परेशान हुआ, इसने कहा कि अब क्या करें। तो फिर इसने मतलब कुछ हेल्प करी थी, ऐसा नहीं है, मतलब जनता के लिए कुछ हेल्प किया था इसने। मतलब इतना खराब नहीं था शासक। शासक अगर निर्णय लेता था, लेकिन वो निर्णय गड़बड़ हो जाता था। वो उसकी किस्मत खराब थी या जो भी, सोचता वो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। और ये सांकेतिक मुद्रा जो थी, वो सांकेतिक मुद्रा एक बार चीन में चल चुकी थी और ये सफल हो चुकी थी, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे से चला था ये सब। तो ये भी था, ये बहुत आगे की सोचता था जो चीजें थी, बट उसके समय के हिसाब से वो चीजें गड़बड़ हो जाती थी, बस इतना गड़बड़ था। शासक बहुत अच्छा था, नो डाउट, दिमाग बहुत लगाता था अपना। तो ये गड़बड़ भी हुआ, तीसरा इसका। चौथा आया, तो चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथे निर्णय इसका था खुरासान पर आक्रमण। खुरासान एक जगह पड़ती है मध्य एशिया की तरफ। जब आप अफगानिस्तान से इधर की तरफ बढ़ोगे, ईरान, इराक और इधर का क्षेत्र जो होता है, तो वो क्षेत्र था खुरासान क्षेत्र। तो अब सोचो कि ये बैठा है दिल्ली में। इनने सोचा कि हम दिल्ली पे तो आक्रमण, दिल्ली पे शासन तो कर ही रहे हैं, हम क्यों नहीं ये पश्चिम एशिया पर भी आक्रमण कर दें, जो ईरान, अफगानिस्तान और उधर का क्षेत्र है, सीरिया वगैरह का, और उस पर भी मैं जीत लूं। तो इसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और उस सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दिया, एडवांस में, और उस वेतन के साथ 6 महीने का और वेतन दिया, और उस पूरी सेना को भेज दिया। लगभग 3 लाख की सेना कहा जाता है, जो बहुत बड़ा है, इतना फिगर नहीं होता था उस समय, बट क्योंकि इसके दरबारी लोगों ने भेजा है तो भाई लिखा है तो भाई मानेंगे हम लोग। अच्छा, इसके दरबारी भी बहुत चापलूस हुआ करते थे जो लिखे हैं, जैसे बर्नी बहुत बड़ा चापलूस इतिहासकार माना जाता है, जो केवल अपने
अपने शासकों के बारे में लिखा हुआ है उसने, और उसकी किताब पढ़ने को मिलती है, तो जो लिखा है वही पढ़ने को मिलता है। एक दूसरा अमीर खुसरो, वो भी वही है, बट वो शायर था, उसी की किताब से हमको मिलता है। एक आएगा अबुल फजल। ये सब चापलूस टाइप के लोग हैं जो लिखते हैं, लेकिन किताबें आपको उन्हीं की पढ़नी है, ठीक है, जो उनके दरबार के हैं। तो अब सेना भेजी गई वहां पर, हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई कि वहां पर युद्ध वगैरह जो चल रहा था वो खत्म हो गया था, और खत्म हो गया और हो गई संधि। तो सब संधि वंधि हो गई। सोचा बहुत इससे बढ़िया था, लेकिन अब सोचो कि जब संधि हो गई तो वह आक्रमण किसको करेंगे, ठीक है। तो अब लड़ाई क्यों होगी, तो सारी तो वहां मध्यस्थता हो चुकी है। अब इनने क्या किया था, इतनी बड़ी सेना को इनने अग्रिम वेतन दे रखा है 1 साल का, 6 महीने का दे रखा है। आर्थिक बोझ आ गया इसके ऊपर, लड़ाई हुई नहीं। भाई लड़ाई अगर होती, तो लड़ाई होती तो धन मिलता, क्यों लूट लिया जाता पूरे शहर को, जो भी वहां का क्षेत्र था। यही तो होता है, लड़ाई इसीलिए की जाती है। बट ये हो गई गड़बड़, तो धन इसको मिला नहीं, और धन नहीं मिला तो इन्हें जो वेतन दिया था ये सारा खत्म। अब सैनिक वापस थोड़े ना करेंगे, तो अब एक और आर्थिक बोझ आ गया खजाने पर। ये पूरी तरह से लूट चुके हैं, खजाना एकदम खाली हो चुका है। इनका चौथा निर्णय भी गड़बड़ हुआ। इनने 5वां निर्णय लिया। हिमाचल में क्षेत्र पड़ता है कुमाऊं का क्षेत्र, ये उत्तराखंड और हिमाचल के आसपास का क्षेत्र होता है, कुमाऊं का क्षेत्र पड़ता है। तो वैसे ये मेनली हिमाचल में है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है बहुत। जब आप इधर बढ़ोगे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली की तरफ जाओगे, तो ये सब इधर के बहुत बड़े क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ते हैं आपके। तो इसने अपनी एक सेना को भेजा कुमाऊं के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पे कोई जा नहीं रहा था। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे इसने जीतने के लिए भेजा अपना सेना। तो पहाड़ी क्षेत्र में इसकी सेना जो है रास्ता ही भूल गई। इसकी जो सेना थी उसको रास्ते नहीं पता चल रहा था, कहाँ जाना है कहाँ करना है। मतलब सोचता इतना था, लेकिन किस्मत बहुत खराब थी इस बेचारे की। सारा दाव इसका उल्टा पड़ता चला गया, कुछ भी इसका सही नहीं हुआ, और इसकी पूरी सेना भटक गई। कहा जाता है कि उसमें से केवल 10 लोग वापस लौटे थे, सब वहीं निपट गए थे पूरे उस पहाड़ी क्षेत्र में ही। तो जब वापस लौटे तो केवल 10 लोग वापस आए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी खत्म हुआ। 5 के 5 निर्णय, पांचों गड़बड़। यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमबीटी से। ये पांचों याद कर लोगे, मतलब आपने एमबीटी के बारे में पढ़ लिया है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो। और अगर कहानी समझनी है तो कहानी बहुत बड़ी है इसकी, वो अब हम इस समय नहीं बताएंगे आपको, अलग अलग चीजें, ये उसके अच्छे काम है जो हम बता रहे हैं। तो पहला इसका निर्णय कौन सा था, तो पहला निर्णय इसका था आपका कि इसने क्या किया था, दोआब में कर वृद्धि कर दी थी 50%, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन के बाद यही शासक है जिसने 50% कर दिया था। दूसरा है इसने क्या किया था, दौलताबाद दिल्ली बदल दी थी दिल्ली से। तीसरा इसने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी तांबे और पीतल की, जो कि चांदी के सिक्कों के बराबर था, जो गड़बड़ हो गया था। चौथा इसने क्या किया था, खुरासान पे आक्रमण किया था। पांचवा इसने क्या किया था, पांचवा इसने किया था आपका, कराचिल क्षेत्र पड़ता है हुमायूं में, कराचिल पड़ता है वो, तो कराचिल का अभियान बोला जाता है। ये 5 हैं, पांचों याद हो गया होगा। चलिए अब और बात करते हैं। तो अगली बात करते हैं हम लोग एक ऐसा शासक जो होली के त्योहार में पार्टिसिपेट करता था, तो वो है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। यही वो शासक है जो होली के त्योहार में पार्टिसिपेट करता है, याद कर लो इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है कि एक ऐसा शासक बताइए जो होली के त्योहार में पार्टिसिपेट करता था, तो ये एमबीटी है। तो इसीलिए अकबर की संज्ञा दी गई है, क्यों, क्योंकि अकबर भी थोड़ा बहुत हेल्प करता था, है ना, मतलब चीजों के लेकर के। तो उस तरह से इसको संज्ञा दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को भी। चलिए एक बात ये हो गई। अगली बात करते हैं, इसने जो सिक्का चलाया था उस सिक्के पर इसने क्या लिखवाया। आप सोचो कि जो इसने सिक्का चलवाया था उस सिक्के पर इसने क्या लिखवाया, अल सुल्तान जिल्ले इलाही। उस सिक्के पे इसने लिखवाया था अल सुल्तान जिल्ले इलाही। चलिए आप बताइए इसका मतलब क्या है, अल सुल्तान जिल्ले इलाही। जो इसे सिक्के पे लिखवाया था अल सुल्तान जिल्ले इलाही, आप बताइए इसका मतलब क्या है। राजा ही भगवान है, मैं ही गाढ़ हूं, सुल्तान खुदा खुदा नहीं है। अरे यार, जब उसमें अल सुल्तान जिले इलाही लगा ही दिया गया है तो गॉड की बात तो हो ही रही है भाई, जिले इलाही का मतलब ही वही हो गया, ठीक है। हाँ, तो अल सुल्तान जिले इलाही मतलब जो सुल्तान है, मतलब मैं सुल्तान मतलब मैं,
ये मोहम्मद बिन तुगलक कह रहा है। मैं, या फिर ऐसे कह लो कि ईश्वर मेरा समर्थक है, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है वो मेरे समर्थक है। मतलब ये बातें कौन क्या करता था, याद है आपको? बलबन क्या करता था? ये बातें कौन क्या करता था? बलबन। जिल्ल इलाही को उपाधि लेना और ये सब जो क्या करता था वो, है ना, नियामतें खुदाई, ये ठीक उसी तरह का। तो एक प्रकार से ईश्वर के प्रति ये था कि ईश्वर मेरा समर्थक है। तो इस तरह से इसने किया था। याद रखिएगा ये जिल्ल इलाही वाला किसने क्या लिखा। देखो एक और इंपॉर्टेंट होता है सिक्के पे, अगर कोई चीज आती है कि सिक्के पे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना कि सिक्के पे क्या लिखवाया गया है, किसके बारे में लिखाया गया, तो याद जरूर कर लेना कि कौन से शासक पे क्या लिखवाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिक्के पे क्या लिखवाया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखने की कौन से शासक ने क्या करवाया है। यहाँ तक बात खत्म होती है एमबीटी की। अब बात करते हैं इसके दरबार में एक है यात्री, इब्न बतूता। गाना भी सुना होगा, सुना है इब्न बतूता? हाँ जी, बॉलीवुड वालों ने बनवाया बनाया है ना गाना, सुनने हो या नहीं इब्न बतूता? अब तुम लोग कौन सी दुनिया में हो यार, तुम लोग मतलब इसी हमारे अपनी अपनी ही दुनिया में जीते हो ना तुम लोग। हम कुछ पूछते हैं तुम लोग को पता ही नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम बंद हो चुके हो, दिमाग को एकदम यहीं तक रख लिया है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम झूठे कह देते कि सर सुने हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो एक गाना ऐसा कुछ है इब्ने बतूता, कभी सुनना, यूट्यूब वगैरह पे होगा। तो अब इब्ने बतूता कौन है? इब्ने बतूता एक अफ्रीकी यात्री है, मोरक्को का यात्री है, मोरक्को से आया है। आपको हमने एक और पॉइंट बोला था, किसी के दरबार में अगर कोई यात्री आया है तो रट जरूर लेना। देखो कुछ पॉइंट होते हैं जो इतिहास में याद रखा जाता है अगर एग्जाम निकालना है तो अगर कोई यात्री किसी के दरबार में आया है तो ये आपको याद होना ही चाहिए। तो अब जो इब्न बतूता है ये इसके दरबार में आया था, ये मोरक्को का था, अफ्रीकी यात्री था। इसका काफी इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्योंकि इसने कई सारी चीजें बताई हैं इनके दरबार की, क्योंकि एमबीटी के दरबार में था। तो ये यात्री ही हुआ करते थे जो चीजों को लिखा करते थे, और इन्हीं से हमें उन शासक के बारे में पता चलता है, इसलिए इन लोगों का नाम इंपॉर्टेंट होता है। तो इब्न बतूता आया, तो इब्न बतूता से ये बहुत प्रभावित था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने उसको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी एक बड़ी पदवी है, ठीक है, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे काजी के बारे में। तो अब काजी बना दिया इसने दिल्ली का इसको। और अच्छा, एमबीटी का शासन काल समझ लो ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल है वो है 1320 से 1325, जो जीएसटी का है। और एमबीटी का जो शासन काल है वो 1325 से 1351 है। 1325 से 1351 है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल है। और इसी दौरान आएगा इब्न बतूता, 1333 से 1347। तो ये उसके अंदर का शासन काल है उसका, तो उसी समय आया है वो, ठीक है। तो इब्न बतूता आ गया। अच्छा, इसको काजी बना दिया दिल्ली का, ठीक। दूसरा, इसको दूत बना करके, एक अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था इसने 1942 में। तो 1942 के आसपास अपना दूत बना के इब्न बतूता को चीन भेजा गया था। इसी समय इसने एक किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किताब का, इब्न बतूता की एक किताब है, किताब उल रहला, नोट्स में लिखा हुआ है नाम, किताब उल रहला। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसने जो पूरी यात्रा करी है, पूरा यात्रा, चाहे वो भारत की हो चाहे चीन की यात्रा हो, पूरा यात्रा का वर्णन इसने किया है। कहाँ मैं गया, कौन से शासक थे, कैसे थे वो, दरबार कैसा था उनका, समाज कैसा था, ये पूरा जो यात्रा जो उसने की है वो पूरा यात्रा किताब उल रहला का है। तो अगर आप किताब उल रहला पढ़ते हो तो आपको पूरा लगभग लगभग इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी उस दौरान की, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। अच्छा, एक और इसने विस्तृत वर्णन किया है डाक विभाग की। तो एमबीटी के समय में डाक विभाग का भी एक था। वैसे तो डाक विभाग जो है, डाक विभाग जो आज का है चिट्ठी वगैरह का जो हम लोग समझते हैं, जो डाक विभाग है, तो उस समय भी ऐसा था कि मतलब लोगों को परिवार अगर से दूर है तो कुछ व्यवस्था की गई थी कि ताकि वो अपने परिवार से जानकारी दे सके कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, इस तरह का हुआ करता था। तो डाक विभाग के बारे में विस्तृत वर्णन किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने डाक विभाग के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, इब्न बतूता ने किया है, ठीक है। क्योंकि यात्रा करता था तो उसे मालूम होता था कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये एमबीटी के शासनकाल का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 5 जो उसने डिसीजन लिए हैं, और फिर उसने जो होली का त्योहार जिसमें वो पार्टिसिपेट करता था,
जो सिक्का चलवाया था उस पर जो उसने लिखवाया है अल सुल्तान जिले इलाही, मेन पॉइंट ये हो गया। और फिर जो इब्न बतूता अफ्रीकी यात्रिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब समझो जरा, बर्नी ने एक बात लिखी है, बर्नी लगभग इन्हीं के शासनकाल का इतिहासकार है बर्नी। तो बर्नी ने एक पॉइंट लिखा है, जब ये मरा, जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा है, जब वो डेथ हुई है, तो उसने एक सेंटेंस लिखा है कि प्रजा को उसके सुल्तान से और सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेंटेंस किसका है, ये बात किसने बोली है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये बात बर्नी ने बोली है मोहम्मद बिन तुगलक को। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद कर लो बिल्कुल, ये सेंटेंस किसको बोला गया है। ये सेंटेंस मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है, और किसने बोला है, बर्नी ने बोला है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा एक पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था हमने, बर्नी नहीं बोला था। राजत्व के सिद्धांत से जो पूरी तरह से मुक्त था, जो मतलब धर्म और राज्य को अपने अलग अलग रखता था, बर्नी नहीं बोला था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो कुछ सेंटेंसेज है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ते समय याद रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इतने ही मेन पॉइंट है। अगर हम एग्जाम की बात करें, केवल एग्जाम की, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं एमबीटी के लिए। पूरा इतना ही पॉइंट है जो एमबीटी के लिए याद रखना है, जो एग्जाम निकालना है। तो बाकी अगर पूरा डिटेल समझना है तो उसके लिए तो फिर क्लास छोटी पड़ जाएगी। तो इतनी हम बात कर लिए एमबीटी की। चलिए, अब आता है एक अगला शासक जो है एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो आता है, ये इसका चचेरा भाई है। किसका चचेरा भाई है? ये चचेरा भाई है एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। और ये शासन करता है 1351 से 1388 तक। देखिए, डेट अगर याद रखोगे ना तो आपको शासन के बारे में जानकारी मिलती जाएगी, भूलोगे नहीं कभी। जैसे अगर आप महमूद गजनवी का शासनकाल याद रखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस समय कौन है। फिर मोहम्मद गोरी का अगर याद रखोगे 1191-92, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206, तो चीजें क्लियर रहेंगी कि कब से कब चलता चला आ रहा है। तो अब हम लोग 1300 तक पहुंच चुके हैं। तो आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपको सब चीजें क्लियर होता जाएगा। तो अब हम आ गए हैं 1351 से 1388 के बीच, और ये शासनकाल है आपका फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। अच्छा, ये है इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने भी काफी डिसीजन लिए हैं, लेकिन इसके डिसीजन थोड़े सफल हुए हैं। मतलब उस तरह के डिसीजन नहीं लिए, इसने जनता के लिए थोड़े अच्छे काम करवाए थे, बट हम केवल वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं जो पॉइंट है। चलिए सुनते हैं क्या किया था इसने। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान नोट्स दिखाएं क्या पहले, ताकि आप नाम क्लियर कर सको। नहीं तो इस तरह आप लोग को नाम ही नहीं पता चलेगा ना। कम से कम नाम तो देख लो कि नाम क्या लिखा हुआ है, नहीं तो हम बोलते जाएंगे, नाम में क्लियर नहीं होगा। ये देखो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब देखो जरा, ये है दीवाने बंदगान, ये है दीवाने बंदगान। तो एक नाम है दीवाने बंदगान, ठीक है। ये दासों के लिए बनवाया गया था। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो दासों के लिए था, दीवाने बंदगान। मतलब गुलाम बहुत हो गए थे इसके पास, तो गुलाम की संख्या 1,80,000 बताई जाती है लगभग, कि इतने गुलाम हो गए थे इसके पास। तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया था, दीवाने बंदगान कहा गया था। एक दूसरा इसने डिपार्टमेंट बनवाया था, दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात एक था, ये आर्थिक सहायता देने के लिए था, कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जो ज्यादा धनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए बनवाया था दीवाने खैरात। फिर तीसरा इसने बनवाया था दारुल सफा। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, इस अस्पताल में आपके मुफ्त इलाज वगैरह हुआ करता था। तो ये दारुल सफा था तीसरा। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए थे, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगार लोगों के लिए एक रोजगार दफ्तर खुलवाया था, जो अगर योग्य है तो उसको रोजगार मिलेगा, ठीक है। लोक निर्माण विभाग बनवाया था, जो आज का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। तो ये लोक निर्माण विभाग का निर्माण भी करवाया था इसने, जिसके दौरान बहुत सारे नगर बसाए गए। तो कहा जाता है कि लगभग 300 नगरों 300 नगर बसाए गए थे। यह ऐसा बोला जाता है कि एफएसटी ने बनवाया था।
ठीक है। इसने कुल मिला के ये कर इसका देख लो, 4 प्रकार के मुख्यतः कर, ये तो खैर पहले से ही चला आ रहा है। खम्स, खराज, जजिया और जकात, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, तो ये भी इस समय भी था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है इसके जो आपको है, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दारुल सफा, लोक निर्माण विभाग और रोजगार दफ्तर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो था। और जो कर है वो तो खैर पहले से चला आ रहा है। ओके, अच्छा सॉरी, सल्तनत काल का अकबर इसे ही कहा जाता है, एमबीटी को नहीं कहते। ये ध्यान रखना, एमबीटी को नहीं कहते, क्योंकि इसके काम ज्यादा अच्छे, क्योंकि उसके डिसीजन फेल हो गए थे। हाँ, उसने निर्णय तो लिए थे लेकिन उसके निर्णय फेल हो गए थे, और निर्णय अगर फेल हो गए थे तो वो अब उसको उतना पॉइंट नहीं दिया गया, जबकि फिरोज शाह तुगलक के जो डिसीजन थे ये इसका सफल हो गया था, तो इसलिए थोड़ा बोला जाता है, ये है पॉइंट इसका। क्लियर? अच्छा, हिंदुओं को या दूसरों को इन्होंने क्या कहा था? जिम्मी कहा था, जिम्मी कहा था, जिम्मी। तो हिंदुओं को इसने जिम्मी कहा था, एक शब्द यूज होता है, तो ये पॉइंट इसका। ठीक है, इतना ध्यान। अच्छा, ये उलेमाओं का प्रभाव था इसके ऊपर, मतलब ये इस्लामिक मान्यताओं से चलता था, सुन्नी मुसलमान था, तो ये थोड़ा कट्टर टाइप का था, और ये ज्यादातर इस्लाम के खिलाफ नहीं जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को आप देखते हैं तो धर्म को उसने अलग रखा था और इसको अलग, लेकिन ये पूरा उसी के अकॉर्डिंग चलता है, उलेमाओं के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए, नहर बनवाया इसने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहर के निर्माण का स्टार्ट किसने किया था? नहर का निर्माण, तो नहर का निर्माण जो शुरू किया था वो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा नहर बनवाने का श्रेय किसको है? तो सबसे बड़ा नहर या सबसे नहरों का बड़ा जाल वो बनवाया इसने। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो इधर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस का क्वेश्चन है, नहरों के सबसे बड़े जाल को निर्माण किसने करवाया था? तो नहरों का जो सबसे बड़ा जाल है वो 5 बड़ी नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि स्टार्ट किसने करवाया था तो वो आपका किसने किया था? जीएसटी ने किया था। तो ये, लेकिन अब इतना आसान भी नहीं था, इसने निर्माण तो करा दिया था लेकिन टैक्स लेता था। तो एक सिंचाई कर लगवाया था कि अगर आप इसके नहर से आप पानी लेंगे, तो अगर नहर से आप पानी लेंगे ना तो आपको 1/10 टैक्स देना पड़ता था, कुछ ऐसा टैक्स लगाया था इसने, और हक के सर्व बोला गया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई पे कर लगाने वाला कौन सा शासक है? तो सिंचाई पे कर लगाने वाला शासक आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने हक के सर्व नाम से लगवाया था ये टैक्स। ठीक है, हक के सर्व, तो सिंचाई पे इसने लगवाया था। अगर आप शाही नहर का यूज करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फलों के बाग लगवाए थे इसने, 1200, बहुत ज्यादा संख्या होती है, तो 1200 नए फलों के बाग इसने लगवाए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक अनुवाद विभाग बनवाया था। अनुवाद विभाग का मतलब होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम के जो किताबें हैं उसको क्या किया जाए कि बदला जा सके। जैसे कोई ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, तो उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जा सके, फारसी भाषा में या अरबी भाषा में, तो इसलिए एक अनुवाद विभाग बनवाया था उसने। ठीक है, अच्छा, इसके समय का जो मुख्य वास्तुकार है वो मलिक गाजी सहना है, जो मेन काम देखा करता था, अगर कोई भवन निर्माण या कोई निर्माण करना है तो ये देखा करता था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अपने सिक्कों पर इसने खलीफा लिखवाया है। अब देखिए, एमबीटी ने क्या लिखवाया था? तो एमबीटी ने लिखवाया था आपका अल सुल्तान जिल्ले इलाही, लेकिन इसने अपने सिक्कों पे खलीफा लिखवाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों में अंतर था। अशोक के 2 स्तंभ, आपको पता है, ये बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मेरठ और टोपरा में जो स्तंभ थे इसके, जो टोपरा यमुनानगर पड़ता है वहां पर, तो यहाँ से दोनों स्तंभ दिल्ली ले आया गया था। वो कौन लेके आया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। जो फिरोज शाह तुगलक था वो ये दोनों लेकर के चलाया था दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, है ना, रट लो इस सारे पॉइंट को। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, अब समझिए जरा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा ये उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझिए जरा इसको, बताते हैं क्या है ये। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक। देखिए, एक्चुअल में ये पॉइंट कहा गया है और ये कई किताबों में मिलता है, तो हज था, बट एक्चुअल में इसने हज पर क्या किया था कि इसने हज पर से टैक्स वगैरह हटाया था। ठीक है, तो टैक्स वगैरह ये नहीं ले रहा था, मेन पॉइंट इसका ये था। और ये अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट के खजाने के खर्च पर, ठीक है, कि राज्य के खजाने के खर्च पर वह पहला मुस्लिम शासक जिसने मतलब हज की व्यवस्था की थी, तो ये श्रेय ज्यादातर अकबर को दिया जाता है। ठीक है, ये श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर को। ध्यान रखिएगा, समझिए हमारी बात,
ये श्रेय दिया जाता है अकबर को। क्लियर है? श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर को श्रेय दिया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कभी कि राज्य के खजाने के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला कौन था, तो वो है अकबर। अब हमारी बात समझिए, कंफ्यूजन क्यों हुई किताबों में, गड़बड़ कहाँ हुई है। असल में इसने क्या किया था कि ये हज पर टैक्स था उसको हटाया था। दूसरा, क्योंकि इसको सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। देखिए अभी नाम ऊपर लिखा ना, सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। तो अब कई लोगों को कंफ्यूजन यहाँ हो गई, क्योंकि एक्चुअल में ये काम अकबर है, तो अब कई लोग समझे इस अकबर को, क्योंकि सल्तनत काल का अकबर बोला गया है, बट एक्चुअल है वो वाला अकबर जो मुगल काल वाला है, वो जब आगे चल करके वो करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो भले कहीं पर भी आपको लिखा मिले, लेकिन जो फेवरेबल आंसर है, जो माना गया है, वो अकबर को ही माना गया है। अगर दोनों ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो एसएसटी मत लगाना, अकबर लगाना। एसएसटी में अकबर का नाम ही दिया गया है, सल्तनत काल का अकबर। इस तरह से याद कर लो, इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ गई थी। तो इसने एक्चुअल में टैक्स हटाया था, जो मेन काम किया था वो टैक्स वगैरह हटाए थे हज पर से। ठीक है, तो ऐसा काम था इसका। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना आपने देखा एसएसटी के लिए। तो बहुत कुछ नहीं था, आप देखोगे तो याद तुरंत हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले आप एक समझ लो लास्ट शासक जो इसका है। तो लास्ट शासक इसका है नासिरुद्दीन महमूद, जो चौथा तो नहीं है, 9वां शासक है, ये लास्ट शासक है। तो नासिरुद्दीन महमूद है ये। तो नासिरुद्दीन महमूद गद्दी में बैठता है 1394 में। अब 1388 से, क्योंकि 1388 में एसएसटी खत्म हो जाता है, तो 1388 से 1395 के बीच कई शासक आते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो राज्याभिषेक है वो 1395 में हुआ है, लेकिन कई किताबें इसको 1394 मानती हैं। तो इस दौरान कई शासक आए हुए हैं 1388 से 1394 के बीच। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो 1394 से 1394 से 1412, 1394 से 1412 ये वो समय है जब शासन करेगा आपका लास्ट शासक नासिरुद्दीन महमूद। ये गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो उसको आपको याद नहीं रखना, एक आध कोई काम है इसका। और नासिरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाएगी। नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद बैठेगा दौलत खां। तो 1413 में दौलत खां बैठेगा, और दौलत खां को मार करके खिज्र खां गद्दी पे बैठेगा, और खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होगी, तुगलक वंश खत्म हो जाएगा, और फिर दौलत खां बैठेगा गद्दी पर। फिर दौलत खां को मार दिया जाएगा, और खिज्र खां गद्दी पे आकर के सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो कुछ समय के लिए वो दौलत खां बैठता है, जिसको कुछ अमीर सरदार लोग बैठा देते हैं। तो वो कुछ बैठा नहीं, बस नाम याद रखना कि दौलत खां कुछ समय के लिए बैठा था बीच में, बट खिज्र खां मार देता है उसको, और वो बन जाता है सैयद वंश का संस्थापक। सैयद वंश 5 मिनट का काम है, सैयद वंश में कुछ है ही नहीं, 3-4 शासक हुए हैं, बस नाम रखना है और खत्म कर देना है, सैयद वंश है ही नहीं कुछ। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात करते हैं, इसी समय आक्रमण हुआ था मंगोल का, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। तैमूर का आक्रमण हुआ है, बहुत ही क्रूर शासक में से एक। तो तैमूर लंग बोला जाता है इसको, और ये 1398 में आया था, और इसी के द्वारा नियुक्त है खिज्र खां, जो मारा है जिसने। तो खिज्र खां को इसी ने नियुक्त किया था, तो वही मार करके सैयद वंश की स्थापना करता है। तो तैमूर है, ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो ये है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में 4 मेन लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। तो आज हम केवल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए हैं, जो एग्जाम के क्वेश्चन थे केवल उससे। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम भी देना होता है, तो हम ज्यादा कहानी इधर उधर की नहीं बता रहे। जब मूड थोड़ा दूसरा होगा तब हम कहानी वहानी इन लोग के बीच बीच में बता देंगे, बट अभी आप केवल एग्जाम के बारे में सुन लो तो कहानी खत्म होती है। सबसे पहला शासक है कौन? कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। क्लियर है, कौन है? जीएसटी। और जीएसटी गद्दी पे बैठता है 1320 में। किसको मारकर? किसको मारकर? किसको मारकर? गयासुद्दीन तुगलक किसको मार के गद्दी पे बैठता है? खुसरो खां को। खुसरो खां किसका था? खिलजी वंश का था। ठीक है, नहरों का निर्माण का स्टार्ट किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों का निर्माण किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर हो गया?
वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको मार किसने दिया? उसके बेटे ने, बेटी ने। कहा ऐसा जाता है? अब इनडायरेक्ट है, ये सीधा नहीं मारा है। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा को मार दिया था डायरेक्ट, बट ये तो कहा जाता है कि महल बना था, महल गिर गया तो एक एक्सीडेंट भी माना जाता है। तो एमबीटी, एमबीटी ने 5 डिसीजन लिए। जल्दी बताइए 5 डिसीजन फटाफट। और कैमरा ऑन करो जल्दी, सभी कैमरा ऑन करो और जल्दी से उसके 5 डिसीजन जल्दी से टाइप कर दो। एमबीटी के 5 डिसीजन जल्दी से टाइप कर दो। 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करिए आप लोग बस। गौरव, हिमांगी देख तो ले सबको भैया। ऋषभ, सृष्टि, सौरभ, कीर्ति, अभिषेक, ममता, इरफान, सत्यजीत। तब तक तुम लोग टाइप करो। सुमित, निधि, इमरान, पंकज, चलो सब लोग हैं भाई। नवीन, शिव प्रकाश, मनोज, ज्योति, मोनिका, सूरज, प्रियंका, श्यामधर, रोहित, हेमा, आरती, श्रुति, ठीक है, उमेश, अंजना, हर्ष, काजल, अंजना। टाइप हो रहा है ना? ठीक है। महिमा, ओके, मीरा, सब ऑन है। ठीक, बस यहीं तक लोग के कैमरे ऑन है, बाकी सब लोग के कैमरे ऑफ हैं। ये लोग बंद करके सो गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अरुण आ गया ऑनलाइन तुम? अच्छा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन समझ समझ में आ रहा है ना सब? हाँ बिल्कुल, याद रख लेना तुगलक उगलक सब। ठीक है सर, आकांक्षा, मीनू, चलो बस ठीक है, देख लिया सब लोग ऑन में। तो सब लोगों ने टाइप कर ही लिया है। लगभग सभी का आंसर हमें लगता है सही है। राजधानी परिवर्तन, खुरासान, कराचिल, दोआब में कर वृद्धि, और सेना के लिए युद्ध के लिए भेजा, ये थोड़ा मेन पॉइंट बोला जाएगा। जो अभियान है उसका नाम याद रखना, जैसे कराचिल का अभियान, खुरासान का अभियान, ये याद रखना है, ठीक है ना? तो बस ठीक है, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। अच्छा, बताइए कौन सा यात्री इसके दरबार में आया था? कौन सा यात्री आया था? तो इसके दरबार में यात्री आया था इब्न बतूता। कौन आया था स्टूडेंट? चलो तुम लोग को देखो बढ़िया हम वो दिखाते हैं क्या। अच्छा, बैग तो होता ही नहीं ना। अच्छा देखो, बारिश हो रही है बहुत अच्छी, एकदम बिल्कुल जस्ट यहाँ बगल में हो रही है। हाँ, तो चलो बताओ जल्दी से आप लोग। हाँ, क्या बोला था हमने कि कौन यात्री आया था इब्न बतूता? किताब का नाम लिखो, किताब का नाम लिखो, इब्न बतूता की किताब का नाम लिखो। ये देखो, ये बारिश हो रही है, देखो कितनी अच्छी जगह से हम पढ़ा रहे हैं। बताओ तुम लोग घर में बिल्कुल बैठे हो, हम बिल्कुल हसीन वादियों में बैठे हैं। चलो, हो गया? टाइप कर लिया? क्या है किताब का नाम? बहुत टेढ़ा नाम है। अरे गधे, बहुत टेढ़ा नाम है, नाम नहीं बता रहा है। किताबुल रहला, किताबुल रहला, ठीक। हाँ बिल्कुल सही है, किताबुल रहला है। चलो एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तुम लोग बता लेगे तो ठीक है। क्या बताओगे, क्या बताओगे तुम लोग? बहुत टफ क्वेश्चन ये है कि इसने, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, उसने गुलामों के लिए जो विभाग बनवाया था उसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए जो विभाग बनवाया था अलग से, क्योंकि इसके पास गुलाम बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसके लिए उसने एक विभाग बनवाया था अलग से, उसका एक नाम है। देखो किसी ने लिखा ऋषभ, ऋषभ का शायद आया है नाम।
इमरान कह रहा है गुलाम खालसा, मतलब कुछ भी चलता है जो तुम्हें समझ में आए। दो दो चीजों को एक साथ बना दिया, मतलब खालसा होती है जमीन और गुलाम है वो, तो दोनों को मिला के नाम बना दिया गुलाम खालसा। बहुत बढ़िया। तो ये है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान है। तो ये बहुत सारे गुलाम हो गए थे इसके पास। अब सोचिए क्या करते थे सब। तो दीवाने बंदगान, बंद ऐसे याद कर लो ना, जिसको बंदी बना लिया जाए। बंदगान मतलब जिसको बंदी बना लिया जाए, बंदी बना के रख लिया जाए, तो एक प्रकार से गुलामी हो गया। तो जब नाम आएगा ऑप्शन में तो याद आ जाएगा कि बंदगान मतलब एक गुलामों के लिए था। ठीक है। अच्छा, अस्पताल कौन था? तो देखो आप समझते हो, खैरात तो वर्ड समझते ही होगे सभी लोग। खैरात तो सबको पता है। खैरात मतलब क्या होता है कि एक खैराती अस्पताल का मतलब होता है जो जहाँ पर कोई पहुंचे फ्री में उसका इलाज वगैरह हो जाए। तो इस तरह से उसने ये सब चीजें किया था। तो खैराती अस्पताल था, लेकिन उसका नाम था दारुल सफा। खैराती अस्पताल जरूर था, लेकिन उसका नाम था दारुल सफा। तो सब फारसी या अरबी शब्द है ये सब, तो इस तरह के नाम है। तो आपका दारुल सफा है। ठीक है। अच्छा, और दीवाने खैरात के नाम से उसने एक विभाग बनवाया था जो निर्धन लोगों के लिए बनवाया था। तो वो दीवाने खैरात है। ये क्या था, ये पैसा वगैरह दिया जाता था। जैसे अब वैसे हिंदुओं के लिए नहीं था, ये आपको बता दे। जो दीवाने खैरात था ये ज्यादातर मुस्लिमों के लिए था। जो निर्धन स्त्रियां थी, निर्धन बच्चियां थी, तो उनके विवाह के लिए, उनको पैसा देने के लिए, और ये उनके लिए बनाया गया था दीवाने खैरात। ठीक है। तो एक हो गया दीवाने बंदगान, एक हो गया दीवाने खैरात, एक हो गया दारुल सफा। क्लियर। क्वेश्चन एक पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा शासक जिसने बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए दफ्तर खोला था। तो ये वही शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था, जिसमें अगर कोई योग्य है उसके राज्य में तो उसको रोजगार मिल सके। तो इस तरह से एक रोजगार दफ्तर खोलने वाला भी यही था, फिरोज शाह तुगलक की। ठीक। अच्छा, अगला है इसमें लोक निर्माण विभाग, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है आज के समय में, आप जानते हो। तो कहा जाता है कि लोक निर्माण विभाग भी इसने एक खुलवाया था, जिसके तहत इसने लगभग 300 नगरों को बसाया है। उसमें से आपका फिरोजाबाद, जौनपुर और बहुत सारे नाम है, नोट्स में लिखे, आप पढ़ लेना। ठीक है। तो अब सब तो कभी नहीं पूछा जाता, बट ध्यान रखना कि हाँ इसने बसवाए थे। तो ये एफएसटी के लिए आपका था। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होली के त्योहार में कौन भाग लेता था? जीएसटी, एफएसटी या एमबीटी? होली के त्योहार में कौन पार्टिसिपेट करता था? होली के त्योहार में कौन पार्टिसिपेट करता था? एमबीटी करता था। ठीक है, वेरी गुड। नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का काम किसने किया है? नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का काम किसने किया है? एफएसटी ने। ठीक है। और फलों वाला भी एक बार क्वेश्चन किया गया है, असल में हमें लगता है शायद सीजल वगैरह में क्वेश्चन हुआ था, ये फलों का बाग जो इसने लगवाया। तो ऐसा इसने बोला है कि बगीचे जो थे सबसे बड़ी मात्रा में लगवाने का श्रेय किसको इसमें गया है, तुगलक वंश में। तो लगभग 1200 नए फल के बाग लगवाए थे इसने, एफएसटी को ही गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुवाद विभाग किसने बनवाया था? एफएसटी ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और अंतिम शासक है उसको याद रख ही लेना, नासिरुद्दीन महमूद। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। अब एक और क्वेश्चन बता दीजिए। तैमूर जो मंगोल शासक है, तैमूर लंग, उसका आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इन चारों में से वो कौन सा शासक है जिसके समय में, शासक का नाम बताना है, वो कौन सा शासक है जिसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है? इन चारों में से आपको नाम बताना है, वो एफएसटी है, जीएसटी है, एमबीटी है, या नासिरुद्दीन महमूद है। इन चारों में से कौन है जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है? चलो देखिए जरा क्या आंसर दिया आप लोगों ने। निधि शर्मा एफएसटी, अरे एफएसटी, नासिरुद्दीन, 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 अभिषेक कह रहा है एमबीटी। अब चलो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, बस एक डेट बताते हैं। डेट इसीलिए याद रखी जाती है। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में। और जो लोग कह रहे हैं एफएसटी, एफएसटी का शासनकाल क्या है? 1351 से 1388। एफएसटी तो निपट चुका है।
भाई आक्रमण हुआ 1398 में, FST 1388 तक ही है, तो FST तो जा चुका है। और जो कह रहा है एमबीटी का शासनकाल है 1325 से 1351, तो ये भाई साहब तो बहुत पहले निपट चुके हैं। भाई एमबीटी तो 1325 से 1351 पहले निपट चुका है। FST है 1351 से 1388, ये भी निपट चुका है। तो बचा कौन? नासिरुद्दीन महमूद, जो अंतिम शासक है, 1394 से 1412। डेट इसलिए याद रखी जाती है, डेट भूलोगे इतिहास गड़बड़ हो जाएगा, डेट याद रखोगे इतिहास आपके हाथ में आ जाएगा, तब याद हो जाएंगी चीजें। तो डेट पे फोकस थोड़ा रखा करो चीजों को। तो 1398 ये शासनकाल नासिरुद्दीन महमूद का है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसकी हत्या होगी, नासिरुद्दीन महमूद की हत्या होगी, फिर इसके बाद ये दौलत खां बैठेगा। दौलत खां कुछ समय के लिए बैठा रहता है, उसकी हत्या कर देगा खिज्र खां, और खिज्र खां स्थापना करेगा सैयद वंश की। सैयद वंश में कोई सामाजिक काम का कुछ पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें केवल शासक के कुछ नाम याद रखने, 3-4 है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद आएगा आपका लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने होंगे। बहलोल लोधी है, एक सिकंदर लोधी है, और लास्ट में इब्राहिम लोधी है, जिसको मार करके पानीपत के युद्ध में फिर बाबर आपका मुगल वंश की स्थापना कर देगा इब्राहिम लोधी को हरा करके। तो कल हमारा शायद लोधी वंश खत्म हो जाएगा और सैयद वंश, हाँ कल छोटा टॉपिक है, कल खत्म हो जाएगा। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स हम अभी भेज देते हैं। फिर इसके बाद जब ये लोधी वंश खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको हम पूरा डिटेल में एक साथ, डिटेल क्या मतलब, एक कंक्लूजन देंगे पूरे दिल्ली सल्तनत का, पूरा मिला करके। तो एक लेक्चर हम लेंगे जब लोधी वंश खत्म होगा, कि एक्चुअल में पूरा जो ये दिल्ली सल्तनत था, इसमें मेन क्या चीज हुई है। जैसे इनका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, सेना किस तरह से रखते थे ये लोग, साहित्य के बारे में क्या था इनका, कला संस्कृति कैसी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में उस समय के शासनकाल में। तो पूरा मिलाकर के एक लेक्चर हम आपको ले लेंगे जब लोधी वंश खत्म होगा, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा दिल्ली सल्तनत आपके हाथ में होगा, आप लोग खुद दिल्ली के शासक होंगे। कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कहोगे कि हमको सबको सब पता है। तो इस तरह से चीजें आपके उसमें रहेंगी। समझ में आया सबको? तो सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही है। डेट याद करो, 1320 में शुरू हुआ है और 1412, कई इतिहासकार इसको 1414 भी मानते हैं। तो लेकिन असल में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसी समय खत्म हो जाता है भाई वो। तो 1320 से 1412 लगभग कितने साल हो गए? 70 और 20 90, लगभग 92 साल हो गए ना। तो लगभग 92 साल का मतलब ये चीज है। और सबसे छोटा जो शासनकाल है वो खिलजी वंश का है। ये 2 पॉइंट बस याद रखने, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछे हो क्या आप लोग? बस उसको करके हम खत्म करते हैं। सर मतलब हिस्ट्री अब मुट्ठी में। अरे तुम लोग शासक हो भाई, पूरे हिस्ट्री के तुम लोग शासक हो। अब तुम लोग एकदम सबको याद कर लिए। हाँ बट अभी याद है, एक हफ्ते बस रिवाइज मत करना, उसके बाद तुमको पता नहीं चलेगा कि एमबीटी को किसने मारा था, उसने किसको मारा था। ठीक है, तुम लोधी को मरवा दोगे एमबीटी से, और एमबीटी को मरवा दोगे तुम खिलजी से। देखना, तुम रिवाइज बस मत करना, तो कौन किसको मार देगा सब खत्म हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप लोग? सर सारे आक्रमण भी एक पेज में एक बार बता दीजिएगा लास्ट में। सर परसों वाला लेक्चर नहीं ले पाया, अपलोड करा दीजिए, कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अपलोड हो जाएगा, तो अपलोड करने का काम सर लोगों का है, सर लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड हम नहीं करते हैं ना, हम केवल पढ़ाते हैं, और हम केवल हिस्ट्री पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से। उसमें तुमको अगर जानना हो तो हम बताएं आपको। तो चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। तो गुलाम वंश खत्म हुआ, तुगलक वंश खत्म हुआ, और आपका खिलजी वंश खत्म हुआ, ठीक है। कंप्लीट करते हैं। नोट्स हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, और नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे हम आपको भेज दे रहे हैं, और व्हाट्सएप पे भी भेजे कि नहीं, बताओ, कि केवल टेलीग्राम पे ही भेज दें? हमें लगता है जहाँ तक टेलीग्राम पे ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके चलो ठीक है, ओके थैंक यू एवरीवन। चलिए आप लोग, अब नहाए वहाए तो कोई होगे नहीं, तो जाओ फ्रेश व्रेश हो लो, सब लोग नहा वहा के बढ़िया कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। हम नहा के आए हैं, पता है, हम नहा लिए थे सुबह। क्यों नहाए थे? क्योंकि हम मंदिर में आए थे।
मंदिर दिखाए तुम लोगों को? बारिश हो रही थी ना बहुत ज्यादा, तो लेक्चर नहीं ले पा रहे। ये मंदिर है जहाँ हम रहते हैं, ये हमारा खुद का मंदिर है, इसको दिखाते हैं। ये हमारा ही मंदिर है, हमारा हम लोग का बंगला है ना। तो जब मेरे घर की तरफ उस तरफ बारिश होती है, मैं लेक्चर नहीं ले पाता, तब मैं मंदिर आता हूँ नहा करके। तो छोटी सी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, पर थोड़ा सा हंस भी लिया करो कभी कभी, जिंदगी में खुश भी रहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर बच्चे अंदर का बच्चा आपका मर गया तो आप खत्म है। उम्र बढ़ती है तो थोड़े से अपने बच्चे को भी जिंदा रखा जाता है। क्यों? जिंदगी का आनंद तभी मिलेगा। सीरियस तो आपको हमेशा रहना है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास खत्म करते हैं। चलिए सब लोग लेफ्ट करिए, है ना। लेफ्ट हम भी करेंगे क्योंकि हम मीटिंग तो एंड होगी नहीं। चलो लीजिए।